एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 12th का, जो कि सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कुंवर नारायण जी का परिचय। उसके बाद में हम चैप्टर को करेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। तो पेन और नोटबुक अपने साथ लेके बैठिए। कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए, उनको नोट डाउन करते रहिए। बाकी चैप्टर को अच्छे से सुनना। जहाँ कहीं समझ में नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो कुंवर नारायण जी का जन्म हुआ था, पहले पढ़ेंगे हम इनके बारे में। 19 सितंबर 1927 को। कब हुआ था? 19 सितंबर 1927 को यूपी में हुआ था। कहाँ से थे कुंवर नारायण जी? यूपी से, उत्तर प्रदेश में। 19 सितंबर 1927 को। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह। चक्रव्यूह 1956 में। याद रखने की ज़रूरत है सन आपको कि चक्रव्यूह कब हुई थी? 1956 में। परिवेश हम तुम अपने सामने। परिवेश हम तुम अपने सामने, कोई दूसरा नहीं। इन दिनों क्या है ये? काव्य संग्रह। सारे के सारे क्या है ये? काव्य संग्रह। चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। ठीक है। आत्मजयी प्रबंध काव्य है इनका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मजयी इनका क्या है? प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य पूछ लिया जाएगा कि इनका प्रबंध काव्य कौन सा है, या फिर 4 ऑप्शन दे दिया, या फिर पूछ लिया कि आत्मजयी क्या है। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। ओके, आकारों के आसपास कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले समीक्षा है, और मेरे साक्षात्कार सामान्य है। ओके। प्रमुख प्रकाश पुरस्कार: साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार भी इनको दिया गया था, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इनको प्रेमचंद सम्मान भी मिला था और कबीर सम्मान भी मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है साहित्य अकादमी। और 2017 दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनका लाइन्स है: न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे घर से ढकी एक पुरानी किताब। कि घर पता नहीं कब से बंद था, और जब एक दिन देखा तो देखा कि ये बिल्कुल एक पुरानी किताब की तरह मुझे नज़र आया। अपने अंतरात्मा के लिए ये बता रहे हैं। गर्द से ढकी, आप बता रहे हैं यहाँ पे जो गर्द से ढकी जो बात है वो बता रहे हैं कि गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सर्जन क्रम में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधव की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझा, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है, क्योंकि कबीर अवार्ड मिला है बिल्कुल, और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। ठीक है, कि खुलापन होना चाहिए जीवन में। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नानुकूलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। अब उनकी कविता के बीज शब्द क्या हैं? संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। मतलब प्रश्न करना, हर जीवन के जो भी चीज़ें ऐसे चल रही हैं उन पे कटाक्ष करना, उन पे प्रश्न लगाना कि भाई जब जो चीज़ जैसी है उसको एज इट इज़ क्यों नहीं देख पा रहे हैं हम लोग। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। कौन से? आप पूछ लेंगे नागर संवेदना के कवि कौन है, तो कुंवर नारायण। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोहों का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहें तो उनकी तटस्थ वितराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहली कविता है कविता के बहाने, और दूसरी है जो इन दिनों। संग्रह से ली गई है, आज का जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। ठीक है, कविता के बहाने जो है ये दूसरी नहीं है, कविता के बहाने जो कविता है वो इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा।
ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा की। एक और तो प्रकृति है, दूसरी ओर इस भविष्य की ओर बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम है। कि भाई चिड़िया की भी एक असीम सीमा है, लेकिन फूल के भी एक परिणति है, उसका आकार है भाई यहाँ तक ये हो पाएगा, लेकिन बच्चे के सपने असीम है। कितनी बड़ी बात यहाँ पे बोली है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता है। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं की बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। दूसरी कविता है, बात सीधी थी पर जो कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। ओके, अब ये याद रखने की ज़रूरत है कि बात सीधी थी पर किस में है, किस कौन से संग्रह में संकलित है, तो कोई दूसरा नहीं। कविता के बहाने कौन से में थी, इन दिनों में। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात कही गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। अच्छी बात, अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब सही बात की बात आ जाती है तो कोई भी दबाव, कोई भी मेहनत का कोई रोल ही नहीं होता है वहाँ पे। वो आराम से अपने एक सहूलियत के साथ हो जाती है, इजीली हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे कविता, कविता के बहाने। ठीक है, कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है। कौन से संग्रह से ली गई है ये, इन दिनों संग्रह से ली गई है, याद रखने की ज़रूरत है, इन दिनों संग्रह से ली गई है। ठीक है, इन दिनों। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। ठीक है, ये कविता के बहाने मतलब कविता एक उड़ान है कि कवि कह रहा है कि मतलब एक चिड़िया जो है, चिड़िया के बहाने मतलब एक कविता भी एक तरह से उड़ान है। भाई कविता में भी आप जैसे चिड़िया की एक असीम एक होता है कि उसकी अपनी उड़ान है, उसको चिड़िया को नहीं पता है वो उस घर जाती है उस घर जाती है, वैसे कविता का भी कोई एक स्पेसिफिक ठिकाना नहीं होता है। वो अपना एक पूरी क्रिएटिविटी उसमें डालते हैं, पूरा सृजन उसमें करते हैं, तब जाके कविता अच्छे से बनती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। फूलों की तरह कविता क्या है, खिलना है फूलों के बहाने, यानी कि फूलों की तरह जैसे फूल खिलते हैं वैसे कविता भी खिलना है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। ठीक है, अब यहाँ भी क्या बता दिया कि कविता क्या है, एक खिलना है, यहाँ बता दिया कविता एक खेल है। ठीक है, यहाँ घर वह घर, बच्चा क्या जाने। यहाँ पे बताया था इन्होंने कि कविता एक उड़ान है। ठीक है, कविता एक उड़ान है, और यहाँ बताया कविता एक खिलना है, कविता एक खिलना है और कविता एक खेल है। खिलना है, खेल है और उड़ान है। ठीक है, खिलना है फूलों के बहाने, खेल है बच्चों के बहाने, ये याद रखने की ज़रूरत है हमें। अब हम पढ़ेंगे बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर जो कि इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। इन दिनों से नहीं, कोई दूसरा नहीं संग्रह से ली गई है, कोई दूसरा नहीं संग्रह से ली गई है। ठीक है, और पिछला वाला जो था कविता के बहाने वो इन दिनों से ली गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत याद रखने की ज़रूरत है, नोट डाउन कर लीजिए। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी
फंस गई। अब यहाँ पे कवि बताते हैं कि बात तो एकदम सीधी थी, लेकिन भाषा के चक्कर में क्या हो गई, वो टेढ़ी हो गई। जैसे एक आदमी से कोई भी बात जाती है, वो किस टोन में उसको बोलता है दूसरे आदमी तक, वो कुछ और हो जाती है। वहाँ से अगर वो तीसरे के पास जाती है तो वो कुछ और ही हो जाएगी, तीसरे से चौथे के पास जाएगी तो कुछ और हो जाएगी। और आपने ये नोटिस भी किया होगा अपनी ज़िंदगी में। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो यहाँ पे कवि बताना चाह रहे हैं कि मतलब कि भाषा को क्या तुमने सहूलियत से बरतना नहीं सीखेगा, मतलब है कि कभी हमने भाषा को सही से यूज करना सीखा। वही बातें बता रहे हैं कि एक बात जब हम, बात तो एकदम सीधी थी, लेकिन जब हम उसको पहुंचा रहे हैं दूसरे के पास में तो कुछ और ही बनती जा रही है। जैसे जैसे जनरली ये औरतों में भी ये काम होता है कि एक से दूसरे तक जाती है तो कुछ और हो जाती है उसका। हम किस टोन में उसको बोलते हैं, किस टोन में उसको बोलते हैं, और उसके बाद में वो अगला वाला उसको किस तरीके से लेता है। यहाँ से अगर वो तीसरे के पास जाएगी तो वो किसी और तरीके से जाएगी, यहाँ से चौथे के पास जाएगी तो वो कुछ और ही हो जाएगी। और ऐसा बहुत बार नहीं, हमेशा होता है। ठीक है, तो यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है और इसके क्वेश्चन आंसर हम फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच। बाय बाय। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए और अच्छा लगा तो बताइएगा कमेंट में। ओके, थैंक यू।